नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। भारतीय जनता पार्टी ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। उसकी शुरुआत हालांकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से एक रोड शो के दौरान कर चुके हैं और वहां बिगुल फूंक दिया है उन्होंने। जहां एक तरफ इंडिया अलायंस हम देख रहे हैं और जो बाकी विपक्षी पार्टी हैं जो इंडिया अलायंस का हिस्सा भी नहीं है वो भी हम देख रहे हैं, जहां उनका अभी तक ये तय नहीं हुआ कि किस सीट से कौन कैंडिडेट उतरेगा, इंडिया अलायंस में कौन कौन दल शामिल होंगे, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। वो कल्पना कर रहे हैं कि हम 2024 में मोदी को हराएंगे। अब ये हमेशा होता है कि जहां भारतीय जनता पार्टी पूरे साल के साल एक अपना चुनाव मोड में काम करती है, एक चुनाव खत्म हुआ दूसरे की तैयारी शुरू। तो हमने देखा अभी हाल ही में 5 राज्य के चुनाव हुए हैं और उस 5 में से 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। उन चुनावों के पहले भी जो लोग ये दलीलें रख रहे थे कि इन 5 में से तो भारतीय जनता पार्टी की एक भी राज्य में सरकार नहीं बनेगी, 3 में सरकार बन गई। मध्य प्रदेश में तो बहुमत भी भारी मिल गया, राजस्थान में भी पूर्ण बहुमत मिल गया। अब ये जो दलीलें थी सब फिर बाद में क्या कहेंगे, ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, सबने अभियान शुरू कर दिया। ये अगर बैलेट से चुनाव होता तो ये नतीजे ना होते। मोदी जी जीते इसलिए हैं क्योंकि ईवीएम से चुनाव हुआ है। अब इनसे बात करें कि भैया ईवीएम जो गड़बड़ी है वो मध्य प्रदेश में होती है, मान लेते हैं वहां बीजेपी की सरकार थी। राजस्थान में कैसे हो गई भाई, वहां तो कांग्रेस की सरकार थी। जो अधिकारी हैं, जो मजिस्ट्रेट, सब मजिस्ट्रेट, ये सब जो बने, ये तो प्रशासन शासन सब कांग्रेस के अंडर में था। छत्तीसगढ़ में कैसे हो गया, और फिर तेलंगाना में सरकार कांग्रेस की बन गई, वहां ईवीएम ठीक है। तो खाली ये मध्य प्रदेश में गड़बड़ी होती है ये तो फिर भी मैं मान सकता हूं, हालांकि होता नहीं है। और दलीलें कैसी रख रहे हैं कि साहब ईवीएम में तो चिप है, ये तो हैक हो सकती है, जब मोबाइल में हैक हो सकता। अरे भैया, मोबाइल में हैक मोबाइल तब होता है, मैं भी मोबाइल चला रहा हूं, आप में से भी सब लोग मोबाइल रखते ही हैं, किसी का मोबाइल हैक हुआ? मोबाइल हैक कब होता है कि कोई हमें लिंक भेजेगा, फिर हम उस लिंक को खोलेंगे, फिर कोई ओटीपी मांगेगा, एक प्रोसेस है उस सिस्टम में घुसने का। जो ईवीएम अभी अधिकारियों के पास है उसको 000 करके दिखाया जाता है। हर पार्टी के प्रत्याशी खड़े रहते हैं, निर्दलीय के प्रत्याशी खड़े होते हैं, सबको 0 करके दिखाया जाता है और एक एक वोट डलवाई जाती है कि आप अपना अपना बटन दबाएं और देखें कि कमल के निशान पर अगर बटन दब रहा है तो क्या वो कमल पर ही जा रहा है। अब तो वीवीपैट है, पर्ची निकलती है। उसके बाद नई दलील, वो आम आदमी के लीडर कह रहे हैं साहब पर्ची को पहले अलग से बक्से में रखा जाए, बाद में फिर गिना जाए। दलीलें दे रहे हैं, लेकिन ये सब नाटक नौटंकी हो रही है जहां वो केवल खींच उतारने के लिए। वहीं भारतीय जनता पार्टी एक्शन मोड में है। मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय जो मुख्यालय है दिल्ली के अंदर, वहां भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर जो सभी प्रदेश के अध्यक्ष हैं और संगठन मंत्री हैं, उनकी एक बैठक शुरू हो गई है। और चर्चा किस बात पे है कि हमको 2024 में किस तरह से अधिक सीटें जीतनी है, किस प्रकार से कैंडिडेटों का चयन होगा, कौन कौन से कैंडिडेट हम चयन करके आगे लाएं। कल को ये ना हो साहब कि जी हमने तो उम्मीद करी थी हमें टिकट मिलेगा। तो पार्टी ने अपना प्लान पहले से बता दिया है कि लगभग 40% नए चेहरे होंगे। यानी इस बार जितने भी सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं उनमें नए चेहरों को पहले मौका दिया जाएगा, जिनकी उम्र 65 साल से ऊपर हो गई है। हमेशा योजना है और इस बार भी कई ऐसे चेहरे हैं जिनको साइड कर दिया जाएगा। कई चेहरों को मौका दिया गया, उनको अपने क्षेत्र में विधानसभा चुनाव में उतार दिया गया। जैसे कि आप देखेंगे नरेंद्र तोमर मध्य प्रदेश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, कृषि मंत्री थे और उनकी उम्र भी उतनी नहीं है, लेकिन उनको राज्य का चुनाव लड़वाया गया। राज्यवर्धन राठौर, अभी तो युवा ही कहूंगा मैं उनको भी, और दिया कुमारी को जिस तरह से राजस्थान में लड़वाया गया, उनकी कोई उम्र का मामला नहीं है, लेकिन देखा गया कि राज्य में उनकी आवश्यकता है तो उतार दिया गया। लेकिन अब आप सोचिए, दिया कुमारी हो या राज्यवर्धन राठौर या बाबा बालकनाथ, जिनकी उम्र अभी 50 भी पार नहीं करी है, वो लोगों की जगह अब नया एक चेहरा आएगा जो 50 के आसपास का हो सकता है, 45 का हो सकता है। तो नए चेहरों को ही बढ़ोतरी दी जाएगी, ये एक तो बात तय है। दूसरा ये तय मानिए
कि जो 2-3 बार रिपीट हो चुके, 2 बार 3 बार, अब की बार नहीं होगा, नए चेहरों को लाया जाएगा उन्हीं की जगह। तीसरी बात, उन लोगों को नहीं लाया जाएगा जिनकी परफॉर्मेंस अपने क्षेत्र में ठीक नहीं है। सांसद बन गए, कुछ लोग उसमें से मंत्री बन गए, और क्षेत्र से जो रिपोर्ट है वो ये है कि क्षेत्र में उनके पास जाने के लिए समय नहीं है, अपनी जनता का काम नहीं कराते हैं, मीडिया में ज्यादा रहते हैं, पब्लिकली कम रहते हैं। ऐसे लोगों की जो भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका है, आपको बता दूं, मैं अच्छे से जानता हूं, कई स्तर की रिपोर्ट्स आती हैं। मीडिया रिपोर्ट पर कभी भी बीजेपी विश्वास नहीं करती है। मीडिया में किसकी ज्यादा चर्चा है, मोदी जी ने दैनिक जागरण के इंटरव्यू में क्लियर कर दिया कि जो अपना चेहरा चमकाने में जिनका ज्यादा चर्चा रहती है, ऐसा नहीं है कि हम उन्हीं पर नजर रखते हैं। नजर किस पर है? अंतिम पंक्ति में खड़े हुए कार्यकर्ता पर। और ये विधानसभा के अभी राज्य के चुनाव में जिस तरह से सीएम चुने गए हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इसमें सिद्ध कर दिया कि हमारी नजर अंतिम पंक्ति में खड़े हुए कार्यकर्ता तक भी है। हमारी नजर में सब हैं। हम जो सबसे ज्यादा ईमानदार पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता होगा उसको पीछे से उठाकर सबसे आगे ले आते हैं। और ये इस 2024 के चुनाव में आप देखेंगे। मेरी जानकारी में है, ऐसा आ रहा है सूत्रों के हवाले से, कि कई आईएएस अधिकारी अभी आने वाले दिनों में आप देखेंगे उनको ज्वाइन किया जाएगा, बीजेपी को ज्वाइन करेंगे, करवाया जाएगा। मोदी जी का काम का तरीका आप देख रहे हैं। एस जयशंकर जो हमारे आज विदेश मंत्री हैं, वो अपनी मर्जी से राजनीति में नहीं आए, उनकी कभी इच्छा भी नहीं थी। आपने इंटरव्यू सुना होगा, मैंने सुना है, वो कह रहे थे मैंने कभी कल्पना भी नहीं की राजनीति में। मुझे लगता है मेरे परिवार में मेरे पिता भी ब्यूरोक्रेट्स थे और मुझे लगता है मैं भी नौकरी कर रहा हूं, शांति का जीवन जी रहे हैं। लेकिन जब मुझे मैसेज मिला कि देश के प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं देश सेवा में मुझे काम करना है, तो उनको लगा कि ऐसे व्यक्ति के साथ काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, जो ईमानदार छवि है, व्यक्तिगत चरित्र है, राष्ट्रीय चरित्र है और ईमानदार है। तो डीएनए मैच करता है। जैसे हम ब्लड मिलाते हैं ना, कि बी ग्रुप में प्लस बी पॉजिटिव, बी प्लस में पॉजिटिव ही बी ग्रुप का ब्लड मिलेगा। ऐसे ही जिन लोगों के विचार मिलते हैं, संघ से विचार मिलते हैं, भाजपा से विचार मिलते हैं, देशभक्त हैं, उनके लिए वहाँ जगह है। और आप देखें कि इसी तरह से बेहतरीन काम कई आईएएस, इसमें मैं ब्रजलाल जी को जानता हूँ, बहुत सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं, और वो उत्तर प्रदेश कैडर से आते हैं, और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से डीजीपी रहे थे और उनका काम था कि अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई हुई उसके बाद उन पर नजर गई। तो ऐसे कई आईपीएस आईएएस अधिकारी अब आप देखेंगे कि वो 2024 की मोदी की कैबिनेट में होंगे। मतलब वहां आने का मतलब ही है जीत, और जीत का मतलब है उनके लिए मंत्रालय। इसी मकसद से लाया जाएगा, उनके अनुभव का देश को फायदा हो। तो ये कई चेहरे हैं। अब इसमें आप चौंकेंगे कि इस बार जो नए चेहरे आएंगे, इसमें जानकारी में आ रहा है, क्योंकि जो रिटायर जज होते हैं उनको तो राज्यसभा में भेज दिया जाता है चुनाव लड़ने के लिए। ना तो उनका तरीका होता है, ना पब्लिक से फेस करने की बातें होती हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि आप जो भी, आप में से भी कोई अगर ऐसा व्यक्ति है जो राजनीतिक बैकग्राउंड बेशक ना हो और आपके अंदर देश के लिए कुछ करने का जज्बा है, भारतीय जनता पार्टी की आपके ऊपर नजर गई तो निश्चित जानिए कि आप भी संसद में पहुंच सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी खास तौर पे चौंकाने के लिए जाने जाते हैं। तैयारी शुरू हो गई है। तैयारी में सीट कहां से कितनी आ सकती हैं उस पर चर्चा होगी, पार्टी का चुनाव कैसे लड़ना है इस पर चर्चा होगी। और जैसा मैंने कहा, खास तौर पे फोकस कहां कहां है, तो गुजरात की 26 सीटें हैं। उम्मीद है 26 की 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीटें हैं और यहाँ उम्मीद है कि 30 से अधिक भारतीय जनता पार्टी सीट जीत जाएगी। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से योगी जी कहते हैं कि 80 में से 80 जीतेंगे, लेकिन 5 जरूर इसमें समाजवादी पार्टी और बाकी अन्य जीतने में कामयाब हो सकती है, जिसमें एक बसपा को मिल सकती है, ऐसा मुझे लगता है। बिहार में 40 सीटें हैं। निश्चित रूप से 40 की 40 सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। कर्नाटक पर फोकस रहेगा। कर्नाटक में 28 सीटें हैं। 28 में निश्चित मान लीजिए कि 25 तो बीजेपी के खाते में रहनी ही है, उससे बढ़ सकती हैं। मध्य प्रदेश की 29 में से 29 सीटें जीत जाएगी। महाराष्ट्र की 48 सीटें, तेलंगाना की 17, तमिलनाडु की 39 और राजस्थान की 25 सीटें। ये जो फोकस है
जहां से ज़्यादा सीटें आती हैं, इन राज्यों पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। और इसीलिए जो ये मुख्यालय पर दिल्ली में भाजपा के मुख्यालय पर बैठक हो रही है, इसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश के संगठन मंत्री, प्रदेश के अध्यक्ष ये तो आने ही हैं। इसके अलावा आपको बता दें बाकी कार्यकर्ताओं को भी इसमें बुलाया गया और दिल्ली की 7 में से 7 सीटें जीतेगी। यहाँ आपको बता दूं झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा और जैसा मैंने कहा गुजरात की 26 ये सीटें सभी बीजेपी को मिलनी हैं। अभी तक जो पार्टी है वो सीट की कितनी होगी इस पर अमित शाह तो बोलते नहीं हैं। जेपी नड्डा ने एक आध बार इशारा किया है कि पिछली बार से ज़्यादा जीतेंगे। मेरा आकलन है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है, अभी हम देखें प्रभु श्री राम जी का मंदिर, ये भव्य मंदिर उद्घाटन होने जा रहा है, बहुत बड़ी घटना है। लगभग इसी तरह की घटना मोदी सरकार ने, अमित शाह ने जो किया है, कानूनों का परिवर्तन, अंग्रेजों के कानून हटा दिए, भारत के कानून नए लागू हुए हैं, ये भी उसी प्रकार की बड़ी घटना है। और अभी आप देखेंगे कि कुछ ऐसी घोषणाएं होंगी जिसको सुनने के बाद विरोधी भी बीजेपी को वोट देगा, ये मेरा दावा है। और मैं ऐसा मानता हूं कि 350 से 400 सीटों के बीच भारतीय जनता पार्टी ये सीटें जीतेगी 2024 के चुनाव में। और इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है, शुरुआत हो चुकी है। दूसरी तरफ इंडिया अलायंस है, आपने देखा अशोका होटल में आए, चाय पी, कॉफी पी, अपने अपने घर को गए और प्रधानमंत्री बनने के लिए वहां अभी होड़ है। प्रधानमंत्री तो बनेंगे नहीं, प्रधानमंत्री चेहरा बनने की दौड़ में भी वहां 4 से अधिक लोग लालायित हैं। अभी तक कुछ तय नहीं है, फिर कहेंगे ईवीएम हैक हो गई। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।